हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का तैयारी डिजिटल क्लासेस में। मैं अनुराग तिवारी। आज हम लोग लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में हिस्ट्री मेड आसान का सेगमेंट। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपको हिस्ट्री को आसान कैसे बनाना है, इतिहास को रोचक कैसे बनाना है, क्योंकि इतिहास हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ध्यान रखिएगा, कंपटीशन की दृष्टि से ही नहीं, अगर आप इतिहास को वास्तव में जानते हैं तो आप एक वास्तविक एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमें सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए लेकर के चलना है। इसके साथ ही साथ में हमें यह जानना है कि इतिहास का महत्व क्या है, इतिहास हमारे विषय में क्यों लाया गया, इतिहास को जीएस में हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों यहाँ से इतना सारा क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों हमारे आयोग के द्वारा गड़े मुर्दे हमें रस्सा उखाड़ा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और अगर इतिहास आपके लिए एक बोझिल विषय लगता है, एक जटिल विषय लगता है, इसे समझने में बहुत कठिनाई होती है, इसमें युद्ध को याद करने की ट्रिक नहीं पता है, आपको डेटों को याद करने में परेशानी होती है और हमेशा इरेज हो जाता है दिमाग से, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हमारे कोर्स का ही नाम है हिस्ट्री मेड आसान, इतिहास को आसान कैसे बनाया जाए। ध्यान रखिएगा, हम लोग ज्यादा समय न गंवाए हुए डायरेक्ट हम मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले इतिहास विषय के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमें जानना है इतिहास के बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये दिख रहा होगा आपको, इतिहास जिसको अंग्रेजी में हिस्टोरी कहा जाता है, हिस्टोरी कहा जाता है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का यूनानी भाषा है हिस्टोरी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुनना, और हम लोग इसका प्रयोग करते हैं इतिहास के विषय में। ध्यान रखिएगा, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, सर ये इतिहास क्या है, इतिहास के अंतर्गत हम किनके बारे में पढ़ते हैं, क्या इतिहास वास्तव में सिर्फ राजाओं महाराजों की कहानियों तक ही सीमित है या इतिहास में और कुछ है। आपने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी सर, इतिहास ये हमें कैसे इंसान बना देगा, कैसे एक बहुत अच्छा इंसान बना देगा। तो चलिए दोस्ती करते हैं इतिहास से। तो इतिहास को सबसे पहले हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में तोड़ देंगे। पहला होगा इति और दूसरा होगा हास, ठीक है। इति का मतलब होता है ऐसा ही, इति का मतलब होता है ऐसा ही या ठीक इसी प्रकार से, ऐसा ही या ठीक इसी प्रकार से, ठीक है। और हास का मतलब होता है घटित होना, अर्थात कोई घटना घटित होना। और ध्यान रखिएगा, इतिहास की दृष्टि से घटनाएं सिर्फ दो ही प्रकार की होती हैं, उत्थान व पतन। तो एक एक चीजों को समझते हुए चलिएगा। हास का मतलब होता है घटित होना, क्या घटित होना, ठीक है। तो घटना घटित होना, कैसी घटना, तो बात करते हैं। सबसे पहले इसे हम दो शब्दों में तोड़ देते हैं, उत्थान व पतन, उत्थान व पतन। ध्यान रखिएगा, धैर्यता के साथ हर एक चीज को समझते चलिएगा, एक सीक्वेंस में समझते चलिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। अब प्रश्न आता है कि हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं और किसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हमने अभी आपको बताया है कि इतिहास का मतलब होता है, ये दो शब्दों से मिलके बना है। इति का मतलब होता है ऐसा ही या ठीक इसी प्रकार से। हास का मतलब होता है घटित होना। और क्या घटित होना, तो घटनाएं। और घटनाएं क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, उत्थान व पतन। अब प्रश्न आएगा किसका, प्रश्नवाचक चिन्ह करिए, किसका, ठीक है। अर्थात इतिहास में कौन सी ऐसी घटनाएं हैं या किसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है, इतिहास सिर्फ राजाओं महाराजाओं की कहानियों तक ही सीमित नहीं है। तो क्या है सर इतिहास को, फिर वही जानते हैं। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति का समाज का और व्यवस्था का, ठीक है।
अर्थात इतिहास एक ऐसी घटना है जिसमें किसी व्यक्ति का, समाज का, व्यवस्था का उत्थान व पतन सिद्ध होता है या तर्कों द्वारा पुष्टि की जाती है। तो आप पूरी परिभाषा बना लीजिए। इतिहास एक ऐसी घटना है जिसमें किसी व्यक्ति का, समाज का, व्यवस्था का उत्थान व पतन सिद्ध होता है या तर्कों द्वारा पुष्ट की जाती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो वाक्य मैंने लिखा है, सिद्ध होता है या तर्कों द्वारा उसकी क्या की जाती है, पुष्टि की जाती है। तर्कों द्वारा पुष्टि की जाती है। चलिए समझते हैं एक एक चीजों को। ठीक है, हमने आपसे प्रश्न पूछा कि क्या इतिहास सिर्फ राजाओं महाराजाओं की कहानियों तक ही सीमित है? तो नहीं। ध्यान रखिएगा, यहां पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, ठीक है, इस सौरमंडल की उत्पत्ति कब हुई, भैया सब चीज का इतिहास है, सब चीज का इतिहास है। अर्थात पहले की हुई घटनाएं जो भी हैं क्रमिक रूप से वह इतिहास के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, मानव जीवन की उत्पत्ति होने के बाद किस प्रकार से मनुष्य खानाबदोश जीवन जी रहा था, किस प्रकार मानव संस्कृति सभ्यता का उदय हुआ, किस प्रकार हम लोग जंगलों में निवास करते करते फिर आ गए ग्रामीण सभ्यता में, ग्रामीण परिवेश में हमारी एक संस्कृति सभ्यता का विकास हुआ, हमारे धर्म का विकास हुआ और इसके बाद फिर गांवों से हम लोग शहरों की ओर विकासशील होते चले गए और आज के दौर में हैं। ठीक है, तो क्या इतिहास सिर्फ राजाओं महाराजाओं तक ही सीमित है? नहीं, इतिहास में तो ये सारी घटनाएं हैं। ठीक, तो आप सब कम शब्दों में कह सकते हो, कुछ लोग कहते हैं कि अतीत में हुई घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। चलिए बेटा ध्यान रखना, अगर अतीत में हुई सारी घटनाएं इतिहास होती, ध्यान रखना, अगर अतीत में हुई सभी घटनाएं इतिहास होती तो ना ही मैं इतिहास पढ़ा पाता और ना ही आप इतिहास पढ़ पाते। और जो हम लोग ये वादा करते हैं कि हिस्ट्री मेड आसान, तब ये जिंदगी में कभी संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर समाज का, हर व्यवस्था का, हर देश का इतिहास इतना जटिल होता कि उसे पढ़ना असंभव हो जाता। तो इसका मतलब कि अतीत में हुई सारी घटनाएं इतिहास नहीं है, ध्यान रखिएगा, बल्कि अतीत में हुई उन सारी घटनाओं का एक क्रमिक परिवर्तन, एक क्रमिक परिवर्तन जिसकी पुष्टि की जा सकती है या जिसे तर्कों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, वह इतिहास के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है ना, इतिहास के अंतर्गत सिर्फ वही रखा गया है। तो इसकी दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि इतिहास प्रारब्ध में हुई घटनाओं का एक समग्र अध्ययन है जो क्रमिक परिवर्तन के आधार पर घटित हुई हो या जिसको तर्कों या साक्ष्यों के द्वारा पुष्टि की गई हो, वह इतिहास कहलाता है। ठीक है ना, तो इतिहास की दो परिभाषाएं हो गई। ठीक है, पहला, इतिहास एक ऐसी घटना है जिसमें किसी व्यक्ति का, समाज का, व्यवस्था का उत्थान व पतन सिद्ध होता है या तर्कों द्वारा पुष्ट की जाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अभी तक हम लोगों ने जाना कि इतिहास होता क्या है और हमें इतिहास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, हम लोगों को शुरुआत करना है भारतीय इतिहास। अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ इतिहास के बारे में, जिसको मैंने बताया ये इतिहास की परिभाषा होती है और इतिहास को अंग्रेजी में हिस्टोरी कहते हैं और ये यूनानी भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है बुनना, बुनना। ठीक है, सबसे पहली बार इतिहास शब्द का जो प्रयोग है, हिस्टोरी शब्द का जो प्रयोग है, हेरोडोटस ने किया था अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में और हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बार अपनी एक पुस्तक में लेख लिखा था लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का भी वर्णन था। तो ध्यान रखिएगा, हेरोडोटस को जो पुस्तक है वह पहली इतिहास की पुस्तक मानी जाती है और
हम लोगों को शुरुआत करना है इतिहास को, और उसमें भारतीय इतिहास को शुरुआत करना है। तो यहाँ तक अगर आप समझ गए हो तो हम सेशन को और आगे लेकर के चलते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ भी विषय जटिल नहीं है, समझने का प्रयास करिए। अगर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन होगा तो वीडियो को रोक करके फिर से पॉज करके फिर से स्टार्ट करिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। अब हम बात करते हैं इतिहास कितने विषयों में टूटा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने भी चर्चा किया जाने अनजाने में कि एक प्रकार से क्रमिक विकास, क्रमिक परिवर्तन भी इतिहास के अंतर्गत आता है, और उसे हम तर्कों के आधार पर पुष्टि करते हैं, सिद्ध करते हैं, तब हम उसे इतिहास की श्रेणी में रखते हैं, और वह आज हमारे सिलेबस में है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोग इतिहास के बारे में जान लेते हैं जो हमें पढ़ना है। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमारे इतिहासकारों ने, विद्वानों ने इतिहास को कई भागों में विभाजित कर दिया। पहले नंबर ध्यान रखिएगा, ठीक है, पहले नंबर प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इसे स्टोन एज भी कहा जाता है। दूसरे नंबर आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरे नंबर पर है ऐतिहासिक काल। ये है आपके भारत के इतिहास का सिलेबस, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ इतिहास की बात कर रहे थे तो अभी आपको एक चीज और जोड़ना होगा इसमें, विश्व का इतिहास। विश्व में हुई समस्त घटनाएं जो इतिहास में वर्णित हैं, विश्व में हुई समस्त घटनाएं, घटनाएं जो इतिहास में वर्णित हैं, जिसे हम विश्व के इतिहास के रूप में पढ़ते हैं, अर्थात विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास। अब मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं ताकि विजुअलिटी सही बनी रहे। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो इतिहास का ये प्रारंभिक एज है, पहला चरण है, जिसे पत्थरों का युग भी कहा जाता है, इसे वास्तव में कालक्रमानुसार 3 भागों में विभाजित किया गया। पहले नंबर पर है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर इतिहासकारों में बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतभ्रांतियाँ हैं। लगभग 5 लाख ईस्वी पूर्व से, 5 लाख ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है और 8000 ईस्वी पूर्व तक है। 8000 ईस्वी पूर्व तक का जो कार्यकाल है यह पूरा पाषाण काल कहा जाता है। अब मध्य पाषाण काल इसके बाद आएगा। मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के बाद कौन सा काल आता है? मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है यह माना जाता है 8000 ईस्वी पूर्व से, 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व, 4000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। और मध्य पाषाण काल के बाद कौन सा काल आएगा? तो नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये नव पाषाण काल का टाइम क्या है? तो आप कहोगे कि 4000 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है और इसका कालखंड 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व तक का पूरा कालखंड नव पाषाण काल के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पर, फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं। हमने आपसे बताया कि हमें इतिहास में उन घटनाओं के बारे में देखना है जो प्रारब्ध में हुई हो, पहले हुई हो, पहले की घटित हुई हो, और ये घटनाएं
प्रमाणित हों, ये घटनाएं क्रमिक रूप से हों और प्रमाणिक हों, जिसके प्रमाण हमें मिलते हैं जो इतिहास में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोगों ने इन्हीं पहले की घटनाओं को कालक्रमानुसार, ठीक है, विभाजित कर दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रागैतिहासिक काल को 3 चरणों में विभाजित किया। मतलब कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जो पूरा पाषाण कालीन मानव थे, इनका जीवन हमने माना कि लगभग 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 8000 ईस्वी पूर्व तक का जो कार्यकाल है, यह पूरा पाषाण कालीन मानव का कार्यकाल है। ध्यान रखिएगा, कुछ विद्वान इस कंट्रोवर्सी मैटर से बचने के लिए इसके कालखंड पर टिप्पणी नहीं करते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि अज्ञात काल से लेकर के 8000 ईस्वी पूर्व तक। और ध्यान रखिएगा, इतिहास में यही सन ये मान्य है अधिकतर, और जियोग्राफी में इसका अलग सन मान्य है। जियोग्राफी में इसी प्रागैतिहासिक काल की घटना को जो मान लेते हैं 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक मान सकते हैं। तो हम लोगों को जो सभी घटनाएं ये जो वर्णित हैं आप लोगों के सामने, यह हम लोग एथेंटिक एनसीईआरटी को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में यही लिखा गया है। चलिए, मध्यकाल पाषाण कालीन मानव 8000 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होकर के 4000 ईस्वी पूर्व तक के बीच का जो कालखंड है वह मध्य पाषाण कालीन मानव का है। तो आपके दिमाग में एक डाउट्स होगा कि सर ये पूरा पाषाण कालीन मानव क्या है, मध्य पाषाण कालीन मानव क्या है और नव पाषाण कालीन मानव क्या है। इनका कालक्रम तो हम समझ चुके हैं, लेकिन बेटा ध्यान देना, सबसे पहले जब पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति हुई, लाखों वर्ष पहले जब मानव जीवन की उत्पत्ति हुई, तो मनुष्य को यह पता ही नहीं था कि वह मनुष्य है। ठीक है, मतलब कि मनुष्य और जानवर में कोई फर्क नहीं था, वह ठीक जानवर की तरह जीवन व्यतीत करता चला आ रहा था। ठीक है, और लाखों वर्ष तक वह जानवर की तरह जीवन व्यतीत करते हुए जंगलों में निवास किया करता था, नंगा पुंगा घूमा करता था। ठीक है, जिस प्रकार से जानवर रहते हैं, क्योंकि ना ही कपड़े का आविष्कार हुआ था, ना ही कृषि का आविष्कार हुआ था, ना ही आग का प्रयोग हुआ था, तो हम ग्रामीण सभ्यताओं से वंचित थे। हमें ग्रामीण सभ्यताओं के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। तो हम क्या थे, हमारे पूर्वज जो हैं वह सब एक जानवर की तरह रहा करते थे। ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों को जब मैं मानव जीवन की उत्पत्ति व विकास का क्रम पढ़ाऊंगा, मैं वहां पर मनुष्य के सभी क्रमिक परिवर्तन व विकास के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से व्यक्ति मानव एक जानवर से होमो सैपियंस तक हो गया। ठीक है, पहले हम अपने अग्रपाद और पश्चपादों का प्रयोग करके चला करते थे, फिर हम धीरे धीरे झुक करके चलना शुरू किए, फिर धीरे धीरे हम खड़े होकर के चलना शुरू किए, और पहले मनुष्य में पूंछ पाया जाता है। इसी वजह से तो कहा जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, चिंपैंजी थे, वो हमारे पूर्वज थे। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि मानव जीवन का विकास होने में बहुत लंबा समय लगा, लंबा अरसा लग गया। तो ये वही अरसा है जो प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाना गया है, और इसी अरसे को हम लोग कई खंडों में विभाजित कर दिए, मुख्यतः 3 खंडों में विभाजित कर दिए। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। जब मैं प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत करूंगा तो बहुत डिटेल में जाऊंगा और बहुत ही रोचक तथ्य होने वाला है, यहाँ पर बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगा, इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। चलिए बात करते हैं, पूरा पाषाण कालीन मानव जंगलों में निवास करता था और जंगलों में जानवर भी निवास किया करते थे। तो जानवरों से रक्षा करने के लिए हम जानवरों का ही शिकार करते थे और कभी कभी खुद भी शिकार हो जाया करते थे। तो हमें जानवरों से भय होता था, तो जिसकी वजह से हमने नुकीले पत्थरों के औजारों का प्रयोग करना शुरू किया और जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए झुंड में रहना शुरू किया। एक नदी के किनारे, जंगलों में, पहाड़ियों में, गुफाओं में निवास करना शुरू किया। इसके बाद धीरे 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 धीरे, ध्यान रखिएगा, 5 लाख ईस्वी पूर्व से 8000 ईस्वी पूर्व तक का दौर है ना, मतलब कि लाखों वर्ष बीतने के बाद फिर हम में धीरे धीरे और क्रमिक विकास हुआ। ठीक है, उन्हीं पत्थरों का और बढ़िया बढ़िया बेहतरीन औजार हम लोगों ने बनाना शुरू किया और मध्यकाल पाषाण कालीन मानव में पहुंच गए।
ठीक है, ध्यान रखिए ना, मैं बार बार इसे पत्थरों का युग और पत्थरों के काल से ही इसी वजह से बता रहा हूं क्योंकि इसका कोई लेखिक साक्ष्य नहीं है। ठीक है, इसे पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जो पत्थरों के औजार मिले थे उस समय के, उसी आधार पर सिद्ध किया गया कि यह मानव, इसके कंकालों के आधार पर सिद्ध किया गया कि यह मानव प्रागैतिहासिक काल का है, अर्थात पूरा पाषाण काल का है या मध्य पाषाण काल का है या नवपाषाण काल का है। इस पर आज तक रिसर्च चलता चला आ रहा है। ठीक है, तो समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ज्यादा गहराई मत जाइएगा। इस टॉपिक की जब शुरुआत करूंगा तो मैं बिल्कुल डिप्थ में लेकर के जाऊंगा आपको। ठीक है, इसी तरीके से मध्य पाषाण कालीन मानव इन लोगों से थोड़ा सा एडवांस होता गया, नए नए पत्थरों का प्रयोग करना शुरू किया, नुकीले पत्थरों के प्रयोग करना शुरू किया और अब यह जंगलों से पलायन करके एक झुंड में रहना शुरू कर चुका है, गुफाओं में रहना शुरू कर चुका है। और इसके बाद जब और इसके अंदर विकास होगा, जब यह नवपाषाण काल में आएगा, मतलब कि 4000 ईस्वी पूर्व से जो 2500 ईस्वी पूर्व का दौर है, तब तक मनुष्य जो जानवरों को मार करके खाता था, अब उन्हीं जानवरों को यह क्या कर रहा है, पशुपालन की ओर बढ़ रहा है, पशुपालन करना शुरू कर दिया है। कृषि का आविष्कार होना शुरू हो चुका है, कृषि की मतलब कि खेती करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और आग का आविष्कार हो चुका है। मतलब कि मध्य पाषाण कालीन मानव से लेकर के नवपाषाण कालीन मानव तक आते आते बहुत से बदलाव हुए, क्रमिक परिवर्तन होता गया। ठीक है, हम लोगों के जीवन में अर्थात हमारे पूर्वजों के जीवन में क्रमिक परिवर्तन होता गया कि पहले वो जो खाना बदोश एक जानवर की तरह जीवन व्यतीत किया करते थे, जो कच्चे मांस खाया करते थे, अब उस मांसों को वो भून करके खाना शुरू कर दिए। और जिन पशुओं को मार करके खाया करते थे, उनमें से कुछ पशुओं से उन्होंने मित्रता कर ली और उस पशुओं को अपने साथ रखने लगे, उनका लालन पालन करने लगे, उनसे दूध लेने लगे। ठीक है, और धीरे धीरे उनसे अपने घरों के कामों में प्रयोग करने लगे, जिससे कि कृषि का आविष्कार हो गया। ठीक है, कृषि का आविष्कार हो गया और अब जुताई बुआई भी होना शुरू हो चुका है, खेती करना शुरू हो चुका है। तो अब मनुष्य जंगलों को काट करके, यही मनुष्य जंगलों को काट करके मैदानी भागों को बनाना शुरू किया और इसी के साथ ही साथ में वह एक गांव के विकास के रूप में, जो सभी लोग पहले जंगलों में रहा करते थे, वह एक गांव कस्बों के रूप में बसना शुरू कर दिए। मतलब कि यहाँ पर मानव संस्कृति सभ्यता का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ठीक है ना। इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ तक आप समझ गए, कोई दिमाग पर प्रेशर नहीं देना है, हर एक चीज को क्रमिक रूप से समझते हुए चलना है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक कालीन मानव। अब ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पर कृषि तक पहुँच चुके हैं, पशुपालन तक पहुँच चुके हैं और आग की खोज, आग का प्रयोग करना जान चुके हैं। तो अब जब आद्य ऐतिहासिक कालीन मानव के बारे में बताऊंगा तो यह मुख्यतः दो भागों में टूटता है। ध्यान रखिएगा, कालखंड के आधार पर अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसी आद्य ऐतिहासिक काल को हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहले नंबर पर है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, ध्यान रखिएगा, अभी तक मनुष्य ग्रामीणों का आविष्कार किया था, अभी तक ग्रामीण संस्कृति सभ्यता का विकास हुआ है। अब ग्रामीणों से तेजी से क्या हो रहा है, शहरी सभ्यता का विकास हो रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक है, जो कि हिंदुस्तान में इसकी उत्पत्ति होती है। इसका कालखंड देखा जाए तो मैं थोड़ा सा कुछ चीजों को यहाँ पर मिटा देता हूँ ताकि मैं समझा सकूं और मुझे जगह मिल सके। ठीक है ना, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे, शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालखंड है 2500 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है और 1500 ईस्वी पूर्व तक इसका कालखंड माना जाता है। इस समय मनुष्य अर्थात हिंदुस्तानी लोग, ठीक है, नगरी सभ्यता की ओर बढ़ चुके थे। इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग प्रथम नगरी सभ्यता के नाम से जानते हैं।
हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत 7 प्रमुख नगर मिलेंगे, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चंदोड़ो, ठीक है, धौलावीरा, ठीक है, ये सभी नगरों के अंतर्गत हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका कालखंड है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व तक। यहां से प्रश्न बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। इसके पुरातात्विक साक्ष्यों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, खुदाई से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बाद जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोगों को दूसरा टॉपिक पढ़ना होता है, जिसे हम कहते हैं वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। और इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा, अब हम लोग 2 खंडों में इसे विभाजित कर लेते हैं। पहले नंबर पर ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, यहीं पर आकर के हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, आर्यों के बारे में पढ़ना पड़ता है और यहां से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अभी तक हम इतिहास के बारे में समझ रहे थे, प्रागैतिहासिक काल के बारे में समझ चुके हैं और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमें और क्या क्या चीजें पढ़ना है, अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से कालक्रमानुसार कैसी कैसी घटनाएं घटित होती गई हैं। अभी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 2500 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होकर के 1500 ईस्वी पूर्व तक है, उसके बाद का जो कालखंड है जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है, तब हमारे हिंदुस्तान में, भारत में वैदिक सभ्यता का आरंभ होता है और यह वैदिक सभ्यता भी 2 खंडों में विभाजित हो जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसका कालखंड माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है, जिसमें ऋग्वैदिक का काल 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है, ठीक है, 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक का काल 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है, ठीक है, ईस्वी पूर्व अर्थात BC, ठीक है। चलिए, यह सब हमारा भारतीय इतिहास का सिलेबस है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हमारा भारतीय इतिहास एक और नामों से जाना जाएगा, जिसे हम ऐतिहासिक काल के नाम से अभी तक जानते थे, ऐतिहासिक काल। अब ध्यान रखिएगा, इन्हीं ऐतिहासिक कालों को हम लोग मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। यह भारतीय इतिहास है, पहले नंबर है प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का जो इतिहास है, इसकी शुरुआत होती है, हम लोग देखिए उत्तर वैदिक काल समाप्त कहाँ पे हो रहा है, देखिए नोट करिए, हमने यहाँ पे यहाँ पर नोट करिएगा, ये 6000 ईस्वी पूर्व नहीं 600 ईस्वी पूर्व है, ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 600 ईस्वी पूर्व है। ध्यान दीजिएगा, वैदिक सभ्यता का जो कालखंड है 1500 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है, 600 ईस्वी पूर्व तक है, ठीक है, और वैदिक सभ्यता 2 भागों में टूट जाता है। पहला कालखंड इसका कहा जाता है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक है, ठीक है, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड है, ये 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसके बाद का जो कालखंड है, वही हमारा भारतीय इतिहास जो है 3 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन सा, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। प्राचीन भारत का जो इतिहास है, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होती है, मतलब कि 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक का इतिहास। ध्यान रखिएगा,
प्राचीन भारत का इतिहास 600 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है और 712 ईस्वी तक का पूरा कालखंड ये प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मगध काल के बारे में पढ़ना पड़ता है, मौर्य काल के बारे में पढ़ना पड़ता है, मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ना पड़ता है, गुप्त काल के बारे में पढ़ना पड़ता है और गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ना पड़ता है, अंत तक हर्षवर्धन के काल तक पढ़ना पड़ता है। और हम लोग, हमारे पढ़ाने का जो तौर तरीका होगा, यह हर्षवर्धन के काल के बाद भी जो यहाँ पर राजपूतों का इतिहास है, अर्थात 712 ईस्वी से लेकर के जो 1200 ईस्वी पूर्व 712 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक जो राजपूत वंशों का, जैसे कि गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, चालुक्य, चोल, पांडे, इन सब का भी इतिहास हम लोग प्राचीन काल में ही पढ़ेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ पा रहे हैं आप? अब इसके बाद आगे चलिए। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है यह 712 ईस्वी से प्रारंभ होता है और 1707 ईस्वी तक होता है। 1707 ईस्वी तक होता है। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हम लोग भारत में इस्लाम के उदय से संबंधित चीजों को पढ़ते हैं, इस्लामिक राज्यों के बारे में पढ़ते हैं, इस्लामिक शासकों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन कौन से वंश थे। ठीक है, इसके बाद मुगलों का काल कैसा रहा और मध्यकालीन भारत की समाप्ति जैसे ही होती है, अर्थात मुगलों का पतन जहां से प्रारंभ होता है वहीं से आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाता है। ठीक है, 1707 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1964 ईस्वी तक की जो घटनाएं हैं यह हम सभी लोग 1964 और कहीं कहीं पे 1965 भी लिखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। लगभग 1707 ईस्वी से लेकर के 1964-65 तक की जो घटनाएं हैं यह हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक बार आप सभी लोगों को मैं क्विकली 5 मिनट का समय लेकर के तेजी से रिवीजन करवाता हूं ताकि आपका सिलेबस एक बार पूरा मोटा मोटा दिमाग में बैठ जाए। अभी हम लोग बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता है अगर मैं पूरे सिलेबस को डिस्क्राइब कर दूं तो आप अभी बोझिल लगने लगेगा, आपको रटना पड़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हमने पहले ही कहा है कि हिस्ट्री को रटवाएंगे नहीं, समझवाएंगे। इतिहास को हमें पढ़ना नहीं, इतिहास को हमें जीना है। तो ध्यान रखिएगा, उसको हमारे ऊपर आप छोड़ दीजिए। बस मैं इतना वादा करता हूं कि इतिहास आपके लिए बहुत ही रोचक विषय हो जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय हो जाएगा और इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं सब कुछ आप आसानी से करते चले जाओगे। चलिए, तो थोड़ा सा मैं इसको ज्यादा छोटा हो गया। हम लोगों ने अभी जो बात किया, सबसे पहले हम लोगों ने इतिहास की परिभाषा के बारे में जाना, हम लोगों ने इतिहास की परिभाषा के बारे में जाना और उसके बाद फिर हम लोगों ने इतिहास को मुख्यतः इन चरणों में विभाजित करके पढ़ा। ठीक है, इतिहास मुख्यतः भारतीय इतिहास 3 चरणों में विभाजित होता है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो हम लोग घटनाएं पढ़ते हैं उसे हम लोग पत्थरों का युग भी कहते हैं, जो कि मुख्यतः 3 काल में विभाजित हो जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ध्यान रखिएगा, जब इसकी शुरुआत में करूंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पूरा पाषाण काल भी 3 चरणों में विभाजित होता है, नवपाषाण काल के भी 3 स्टेज आते हैं और मध्य पाषाण काल के भी। तो इस प्रकार से उसके बारे में भी ज़्यादा दिमाग में न लगाइए, जब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से तो अच्छे से शुरुआत होगी। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है, जिसका कालखंड 2500 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है और 1500 ईस्वी पूर्व तक आता है।
सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें कुछ महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कुछ नगरों के उत्खनन से संबंधित, उसके साक्ष्यों से संबंधित चीजों के बारे में जानना पड़ता है। जैसे कि प्रश्न आता है ना कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की, ठीक है, बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, ठीक है, सबसे पहली बार कृषि का साक्ष्य कहाँ पर मिला। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें कहाँ पे मिलेगा, इसी सिंधु घाटी सभ्यता में मिलेगा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे जीवन जिया करते थे, नगरीय सभ्यता का विकास कैसे हुआ। पहले तो ग्रामीण सभ्यता तक तो हम लोग जान चुके थे, इसके बाद ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता का विकास कैसे होता है, यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, यहाँ का कल्चर कैसा था, यहाँ पे किन धर्म के लोग रहते थे, इन सब चीज़ों पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है तब आरंभ होता है वैदिक सभ्यता का, या जिसे वैदिक काल कहा जाता है। और ये वैदिक काल दो भागों में टूटता है, पहले नंबर ऋग वैदिक काल और दूसरे नंबर उत्तर वैदिक काल, ठीक है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसका पूरा कालखंड 1500 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होकर के 600 ईस्वी पूर्व तक है। और इसके बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आती है जिसमें हम प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इतिहास में है। क्या? ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल की जो घटनाएं हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा कालखंड के बारे में जाना, समझा, और उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। जहां पे समझने में कोई समस्या होगी तो आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क करके बता ही सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम से हमें हमारा फीडबैक दे सकते हैं। और विश्वास मानिए, इतिहास आपके लिए बोझिल नहीं लगने दूंगा, इतिहास बल्कि बहुत ही सरल विषय हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज। अब हम लेते हैं विदा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार अंदाज के साथ में और एक बेहतरीन रणनीति के साथ में। फिर हम लोग अपने इतिहास विषय की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच।